हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। आज जो हमारा डिस्कशन है महासंग्राम सेट 4 का है, जो आज मेरे संस्थान में टेस्ट हुआ है उसी का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं, है ना। हालांकि जो क्वेश्चन का जो प्रारूप है ये स्पेशल बिहार पुलिस एवं दरोगा के लिए डिस्कशन है। मैं हर संडे को ये अपने संस्थान में डिस्कशन कराता हूँ और टेस्ट कराता हूँ, और टेस्ट के बाद में इसका डिस्कशन कराता हूँ। आप लोग का डिमांड था कि सर कुछ डिस्कशन को थोड़ा सा लंबा कीजिए, यानी एक एक क्वेश्चनों को और थोड़ा सा टाइम देकर के उसका डिस्क्राइब कीजिए। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं और सभी क्वेश्चनों को मैं अच्छा से डिस्कशन करता हूं। प्लीज़ अगर आप मेरा क्लास सही लगता है तो मेरे चैनल का नाम है निर्माण अड्डा, इसे जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कुछ कमेंट देना हो तो जरूर कमेंट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। संगम काल में दास प्रथा के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ये कथन है कि संगम काल में दास प्रथा के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, ये गलत है। और दूसरा है संगम योगिन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे, ये सही है। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका केवल 2 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी एक का बी नंबर आंसर होगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा है कि सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। अब थोड़ा सा इतिहास समझ लेंगे। पूछेगा कि भारत में सबसे पहले एक सहायक संधि को लागू करने वाले कौन थे, तो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले थे। ये ध्यान देंगे, भारत में सबसे पहले सहायक संधि को लागू करने वाला जो व्यक्ति था वह फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड ब्लेजली थे। डुप्ले के अपेक्षा भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि लागू की गई वो सफल रहा, है ना। तो अब लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि लागू किए गए थे, इन सहायक संधि को किस किस राज्यों ने स्वीकार किया, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हालांकि एक ट्रिक है, इन ट्रिक के माध्यम से इन सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रम को हम देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, ट्रिक के संदर्भ में याद करते हैं। तो पहला है HMTAPBS, तो ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य हैं। अब पूछेगा कि सहायक संधि को स्वीकार कितने राज्य किए थे, तो 7 राज्यों ने किया था। HMTAPBS आप देखेंगे, HMT की अगर बात करें तो ये है आपका हैदराबाद के निजाम थे जो सबसे पहले एक सहायक संधि को स्वीकार किए थे। उसके बाद 2 नंबर में है आपका मैसूर, तीसरे नंबर में है तंजौर, चौथे नंबर में है अवध, 5वें नंबर में है पेशवा, 6ठे नंबर में है भोसले और आपको 7वें नंबर में है सिंधिया, है ना। तो ध्यान देंगे, ये आपको सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य है, आसानी से याद रखेंगे। HMT जो घड़ी होती है और APBS। अब यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न ये भी पूछता है कि किस राज्यों ने कब सहायक संधि को स्वीकार किया। तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य है वह हैदराबाद के निजाम है। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798 में। उसके बाद मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1799 में। उसके तंजौर ने एक सहायक संधि को स्वीकार किया 1799 में। अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया आपको 1801 में। पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1802 में। भोसले ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1813 में और सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1804 में। तो इस तरह से आसानी से हम याद कर सकते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। अब प्रश्न कह रहा है कि सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। तो ध्यान देंगे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। तो इसमें देखेंगे हैदराबाद के निजाम की हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले निजाम हो जाएंगे यानी H, उसके मैसूर हो जाएंगे, उसके तंजौर हो जाएंगे, उसके बाद अवध हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2 का C नंबर। तो इस तरह से आसानी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है
कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया था? तो याद रखेंगे, सबसे पहले 1857 के क्रांति से पहले ब्रिटिश सेना में, ये कहानी रूप में याद रखेंगे, 1857 से पहले ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना और यूरोपीय सेना का जो मिश्रण था वो आपको 6:1 था, यानी 6 भारतीय थे और 1 आपको यूरोपीय थे। लेकिन 1857 के बाद एक पील कमीशन का गठन किया गया 1858 में, और इस 58 में जो पील कमीशन का गठन किया गया, इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के अनुपात को कम किया जाए। तो अब भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के जो अनुपात को किया गया वो 2:1 किया गया। तो 1857 से पहले 6:1 थे, यानी 6 भारतीय थे और 1 ब्रिटिश सेना थी। और 1857 के बाद पील कमीशन के बाद जो आया 2:1, यानी 2 भारतीय और 1 ब्रिटिश सेना। ठीक ना, ये ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि पील कमीशन का गठन, तो याद रखेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया था? तो पील कमीशन बनाया गया। और पील कमीशन का जो गठन किया गया 1858 में, और इन्हीं के सुझाव पर ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय सेना का जो अनुपात किया गया वो 2:1 किया गया था। हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन का गठन किया गया 1802 में। ये शिक्षा से संबंधित यह आयोग है, और लॉर्ड रिपन के समय में इस कमीशन का गठन किया गया था। और याद रखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर इस कमीशन के माध्यम से जोर दिया गया। वुड कमीशन की बात करें तो वुड कमीशन का गठन किया गया 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, और ये भी शिक्षा से संबंधित है। और याद रखेंगे, इसमें स्त्री शिक्षा के विकास पर बल दिया गया था। रैले कमीशन का गठन किया गया 1901 में, और ये आपको लॉर्ड कर्जन के समय में इसका गठन किया गया, और ये भी आपको शिक्षा से संबंधित है ना। तो इस तरह से सभी कमीशनों को हमने देख लिया। उसके बाद 4 नंबर में है कि किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो याद रखेंगे, उदयन ने स्थापित किए थे। ये अजात शत्रु के पुत्र थे, है ना, अजात शत्रु के पुत्र थे। शिशुनाग की अगर बात करें तो शिशुनाग ने, याद रखेंगे, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, है ना, इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और याद रखेंगे, इन्होंने वैशाली के अतिरिक्त इन्होंने पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया था, यानी वैशाली को भी राजधानी बनाया था और पाटलिपुत्र को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। उसके बाद शिशुनाग के बाद उनका उत्तराधिकारी आ जाते हैं कालाशोक, जिनको भारत के इतिहास में काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने केवल, याद रखेंगे, इन्होंने केवल पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। और याद रखेंगे, इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली के बालूकाराम विहार में, है ना, वैशाली के बालूकाराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सभा का मीर को। और अजातशत्रु की बात करें तो याद रखेंगे, ये बिंबिसार के पुत्र थे, बिंबिसार के ये पुत्र थे, यानी हर्यक वंश का दूसरा शासक थे। इन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठाया, इसीलिए इन्हें भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखेंगे, इन्होंने ही बसस्कर के सहायता से लिच्छवी संघ में इन्होंने फूट डलवाई थी। तो ये सब याद रखना होगा। उसके बाद आपका 5 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सही बात है। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है, यानी 5 का ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त के संदर्भ में समझेंगे, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, यानी गुप्त वंश के दूसरे शासक थे, है ना। इस तरह से देखें तो गुप्त वंश का संस्थापक आपको श्रीगुप्त था, और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनको महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र थे समुद्रगुप्त, जो लिच्छवी राजकुमारी से जन्म लिए थे, इसीलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि समुद्रगुप्त के इतिहास की जो जानकारी मिलती है वह प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया था, ठीक ना, ये आपको जानना होगा। उसके बाद आंसर ए नंबर होगा। 6 नंबर है
कि महाजनपद काल में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो वैशाली में। ये ध्यान देंगे, यानी 6 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सोने का सिक्का जारी किया था, गलत है। इन्होंने चांदी के सिक्का, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के का इन्होंने प्रचलन किया था। उसके बाद है कि इसका सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, ये सही है, यानी 7 का आंसर केवल 2 नंबर हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। फाहियान प्रथम चीनी यात्री थे जिनके बचपन का नाम कुंग्र था, और फाहियान का अर्थ होता है धर्माचार्य, ये ध्यान देंगे। धर्माचार्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था फो क्यू की, है ना, ये ध्यान देंगे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह के नाम माध्यम से भारत चले गए थे, ये भी याद रखना होगा। उसके बाद है 8 नंबर कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था, सही है। दूसरा, इन मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, ये भी सही है। इसमें धर्मराज रथ, भीम रथ और अर्जुन रथ भी शामिल है, ये भी सही है। इस मंदिरों का निर्माण ईंटों और गारों से किया गया था, ये गलत है, याद रखेंगे। जो महाबलीपुरम मंदिर है इसका जो निर्माण किया गया था एकाश में पत्थर से किए गए थे, एकाश में पत्थर से किए गए थे, ये ध्यान देंगे, यानी गलत होगा आपका 8 का डी नंबर। उसके बाद है 9 नंबर कि दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना किस सेन वंशीय शासक द्वारा की गई थी? तो बलाल सेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी, यानी 9 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 10 नंबर कि वराह नामक सिक्के से किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, वराह एवं पैगोडा, वराह एवं पैगोडा, इन दोनों सिक्कों से विजयनगर की जानकारी मिलती है, विजयनगर की इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको हूण सिक्कों से बहमनी वंश की जानकारी मिलती है, बहमनी वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको गुप्त काल की जानकारी जो मिलती है वो आपको दिनार से, दिनार जो स्वर्ण सिक्का था, और दूसरा है आपका रुपयक, दूसरा आपका है रुपयक या रुपिका, जो चांदी का सिक्का है, इससे आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद चोल काल की अगर बात करें तो चोल काल का कलंजू है या कासू है, कलंजू या कासू, ये याद रखेंगे। स्वर्ण सिक्का था जिससे आपको इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बहमनी साम्राज्य की जानकारी आपको हुड सिक्का, यानी हुड सिक्का वहां प्रचलित था, विजयनगर में बराह एवं पैगोडा था, चोल काल में कलंजू या कासू था, और गुप्त काल में दिनार एवं रुपयक था। तो बराह के पूछ रहा है कि बराह नामक सिक्के का किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो विजयनगर साम्राज्य इसके हो जाएंगे, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिविडु वंश, है ना। सबसे पहले विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम एवं बुका प्रथम नामक 2 भाइयों ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोह करके, है ना। उसके बाद 11 नंबर है हर्षवर्धन के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्ष के पूर्वज, ध्यान देंगे, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, सही बात है, भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। दूसरा, चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने जैन धर्म को स्वीकार किया, गलत है, याद रखेंगे। मिलने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, हालांकि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, यानी आंसर जो होगा आपको 1 हो जाएगा, यानी 11 का ए नंबर। कह रहा है चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने जैन धर्म को राजश्रय प्रदान किया, गलत है, ये बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया था, और पहले से ही, है ना, ये भी ध्यान देंगे। हर्षवर्धन के द्वारा ही प्रयागराज में प्रति 5वें वर्ष महामुक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। जो वेनसांग है ये आपको 6ठे महामुक्ष परिषद में पहुंचा था, यानी 11 का 1 नंबर हो जाएगा।
उसके बाद 12 नंबर है पल्लव वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, ये गलत है, ध्यान देंगे, ये गलत है। उसके बाद है 1984 में महाबलीपुरम रथ मंदिरों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यानी 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल 2 नंबर होगा, ठीक ना, यानी 12 का बी नंबर होगा। 13 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, सही है। उसके बाद हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध दंत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था, यह भी सही है। उसके बाद है आपका हर्ष के दरबार में मयूर और दिवाकर जैसे विद्वान नहीं रहते थे, गलत है, याद रखेंगे ये दोनों निवास करते थे उनके दरबार में, यानी आंसर हो जाएगा सही में 1 एवं 2, है ना, क्योंकि कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी 13 का सी नंबर। 14 है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे मंत्री परिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। दार ए हर सर्व की अगर बात करें तो याद रखेंगे हक ए सर्व या दार ए सर्व की है, यहाँ हक ए सर्व होगा, तो ये आपका सिंचाई कर से संबंधित है ना, सिंचाई कर से आपका संबंधित है, जिसको कहा जाता है हक ए सर्व, हक ए सर्व के नाम से जाना जाता है। ने 14 का बी नंबर आंसर होगा। 15 है व्यय के कागजातों को देख रेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था, तो दीवाने वकूफ का ये कार्य था, है ना। दिल्ली सल्तनत के खर्चों के देख रेख की जो जिम्मेदारी थी वो दीवाने वकूफ की थी, और इसकी स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखेंगे, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, यानी 15 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीवाने विजारत की अगर बात करें तो याद रखेंगे दीवाने विजारत आपका वित्त विभाग था, ये आपका वित्त विभाग था, और दीवान ए इंसा ये पत्रचार विभाग था, ये आपका पत्रचार विभाग था। और यहाँ आ गया हक ए सर्व जो मैंने पहले बताया, ये सिंचाई कर था, सिंचाई कर था, ये ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद 16 नंबर में है कि हर्ष की साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटकों की इन्होंने रचना की थी, सही बात है। दूसरा, ऐसी मान्यता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये नाटक लिखा था, ये भी सही है, यानी आंसर होगा 1 एवं 2, यानी 16 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर, महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो याद रखेंगे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भाग लिए थे, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा, दिनसा इंदुल जी, पूरा नाम की अगर बात करें तो दिनसा इंदुल जी वाचा इनका पूरा नाम है, यानी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। 1920 की अगर बात करें तो 1920 में गया में अधिवेशन नहीं हुआ था, बल्कि 2 जगह अधिवेशन हुआ था। पहला हुआ था आपको नागपुर हुआ था, और तो नागपुर जो हुआ था वो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और एक विशेष अधिवेशन हुआ था वो आपको कलकत्ता में हुआ था, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नागपुर का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष थे आपको विजय राघवाचार्य ने, जी विजय राघवाचार्य, ये ध्यान देंगे, जी विजय राघवाचार्य ये वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कलकत्ता जो विशेष अधिवेशन हुए थे इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। अगर 1889 के बम्बई की बात करें तो याद रखेंगे विलियम बेडरबन, विलियम बेडरबन, बेडरबन इसके अध्यक्ष है। यहाँ कह सकते हैं कि ये दूसरा अंग्रेज या दूसरा यूरोपीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पटना की बात करें 1922 में, ये बांकीपुर में हुआ था। यहाँ संदर्भ में याद रखेंगे
बिहार में हुआ, यह पहला अधिवेशन था, बिहार में हुआ पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किया था आपको RN माधोलकर ने, RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। आज है क्वेश्चन कि पंडित नेहरू सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिए थे, यानी आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी नंबर। ठीक है, उसके बाद है 18 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी के संदर्भ में 3-4 पॉइंट को याद रखेंगे। पहला नंबर, प्रावधान किया गया है आपको अनुच्छेद 76 में, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा, की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखेंगे, ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। चौथा नंबर, ये लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेता है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे ये लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग तो लेता है लेकिन मत नहीं देता है, ये भी यहाँ याद रखेंगे। या एकमात्र ऐसा पद है जो लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेता है लेकिन मत नहीं देता है। पांचवा नंबर याद रखेंगे, भारत के किसी भी न्यायालयों में इन्हें सुनवाई का अधिकार होता है। 6 नंबर याद रखेंगे, इनके सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है ना। 7वां नंबर याद रखेंगे कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। 8वां नंबर याद रखेंगे कि प्रथम जो महान्यायवादी थे MC तलवार थे, जो थे आपका प्रथम महान्यायवादी MC तलवार थे, ये ध्यान देंगे। फिर पूछेगा कि वर्तमान महान्यायवादी तो R वेंकट रमणी है ना, जो वर्तमान है R वेंकट रमणी है, यहाँ याद रखेंगे। इसके अलावा और एक भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको पद से हटा सकता है, महान्यायवादी को हटाने के लिए किसी महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक ना। मैंने केवल बोल दिया है, लिख नहीं पाया है, तो आपको एक बार जरूर सुन लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इन्हें 18 का C नंबर होगा। उसके बाद राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है, ध्यान देंगे यहाँ सभापति, सभापति कहने का आशय है उपराष्ट्रपति से, ये ध्यान देंगे। सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यहाँ ध्यान देंगे उपराष्ट्रपति से है। और याद रखेंगे अनुच्छेद 64 के तहत आपको, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया जाता है ना। इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देता है वो आपको राष्ट्रपति को देता है ना, राष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ ये भी ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है। यहाँ ये भी याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है तो 6 माह के अंदर में उसके रिक्त पद को भरे जाने का प्रावधान किया गया है। अब 6 महीने के अंदर में रिक्त पद को भरे जाने का प्रावधान किया गया है, वो आपको अनुच्छेद 68 के तहत प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान देंगे, है ना। इस तरह से याद रखेंगे। आपका 19 का D नंबर होगा। 20 है, चोल साम्राज्य के प्रशासन विभाजन का सही और वही क्रम क्या है, तो याद रखेंगे सबसे पहले मंडलम है, कोट्टम है, नाडु है और कुरम है, यानी आंसर हो जाएगा 20 का C नंबर। उसके बाद है 21 नंबर, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ ध्यान देंगे, वह विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है, सही है। इसमें रामगुप्त द्वारा अपनी रानी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने के निर्णय का वर्णन है, यह भी सही है। इसमें चंद्रगुप्त द्वारा रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में जाकर शक राजा को मारने की घटना वर्णन कर, यह भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी 21 का D नंबर आंसर होगा। 22 है, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद ने,
स्वामी सहजानंद ने आपको बिहार किसान सभा का गठन किया था। राजकिशोर शुक्ल की बात करें तो याद रखेंगे 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने शामिल होकर के महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था। तो बिहार के किसान नेता थे। लोकनायक जयप्रकाश की बात करें तो याद रखेंगे इन्होंने आपको सर्वोदय आंदोलन को चलाया था। और एनजी रंगा की बात करें तो याद रखेंगे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था महात्मा गांधी का, है ना। यानी आंसर सी हो जाए। उसके बाद 23 नंबर है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली भारतीय रचनाओं के सही कालक्रम के अनुसार पहचान करें। तो याद रखेंगे सबसे पहले यूरोपीय भाषा में जो अनुवाद हुआ मनुस्मृति था। दूसरा भागवत गीता, थोड़ा सा गलत हो गया है, भागवत गीता है। और अभिज्ञान शकुंतलम, तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, भागवत गीता का आपको वेद व्यास ने, और अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास ने किया था। और इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, है ना। 1784 में याद रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया गया था वो विलियम जोन्स के नेतृत्व में किया गया था। यानी बंगाल के उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो आपको वारेन हेस्टिंग थे। और इन्हीं संस्था के अंतर्गत आपको भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का निर्णय लिया गया था। यानी 23 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 24 नंबर, सुमेलित करना है क्यूसेक। जो क्यूसेक होता है वह प्रवाह दर से होता है, बाइट होता है कंप्यूटर से, रिक्टर होता है भूकंप की तीव्रता से, और बार होता है दाब से। यानी आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, है ना। 3 4 2 1 यानी आपका आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर। उसके बाद है 25 नंबर, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखेंगे चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी की बात करें तो याद रखेंगे इसमें पर्वतों का अध्ययन कहलाता है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है। और पैलियोंटोलॉजी में याद रखेंगे जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इन स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, आपको स्टडी ऑफ माउंटेन और स्टडी ऑफ रॉक, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 26 नंबर में है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण वह सुस्त हो जाती है। यानी 26 का सी नंबर होगा। 38-27 है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करने का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे वाकाटक और शक राजाओं के बीच स्थित होने के कारण शकों पर विजय प्राप्त करने में सहायता लेना, यही उद्देश्य था वाकाटक से अपने लड़की का विवाह के लिए। 27 का बी नंबर आंसर होगा। 28 से मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो याद रखेंगे मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है ना। आप पूछे कि मोनोजाइट पाया कहाँ जाता है, तो याद रखेंगे मोनोजाइट जो पाया जाता है वह केरल के रेत में पाया जाता है, ध्यान देंगे। और थोरियम का जो खोज किया था वह बर्जीलियस ने किया था, थोरियम का जो खोज किया था वह बर्जीलियस ने किया था, ये ध्यान देंगे। उसके बाद इसी से परमाणु ऊर्जा के लिए आपको किया जाता है। 28 का आपका आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद 29 नंबर, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें, ढालवा लोहा में। सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह ढालवा लोहा में होती है, यानी 29 का ए नंबर होगा। उसके बाद है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी कहा जाता है, यानी 30 का ए नंबर होगा। उसके बाद 31 नंबर है, कालिदास और वाकाटक दरबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है कि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राज्यसभा में भी निवास किया था, सही है। दूसरा, उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया था, ये भी सही है। मेघदूत की रचना उन्होंने वैदर्भी शैली में यही की थी, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 2 एवं 3, यानी 31 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू, सही है।
माल्टोस माल्ट सही है, एसिटिक अम्ल दही ये गलत है। याद रखेंगे एसिटिक एसिड जो पाए जाते हैं वो आपको ये आपको एसिटिक एसिड जो पाए जाते हैं वह सिरका में पाए जाते हैं, है ना, सिरका में ये पाए जाते हैं। और आपका फॉर्मिक एसिड आपको लाल चीटी में पाए जाते हैं, यानी आंसर होगा 32 का सी नंबर, है ना। उसके बाद 33 नंबर है कि न्यूटन के सिद्धांत से पूर्व किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसको घोषणा किया था आपको ब्रह्मगुप्त ने। न्यूटन के सिद्धांत गति का नियम है, वो याद रखेंगे जिन्होंने जड़त्व के नियम, न्यूटन के 3 गति का नियम उन्होंने दिया था, लेकिन उसके पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी के स्वभाव है कि वो अपने आप किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी ब्रह्मगुप्त के संदर्भ में याद रखेंगे गुप्त कालीन ये आपको खगोलविद थे एवं गणितज्ञ थे, खगोलविद थे। आर्यभट्ट की बात करें तो ये भी आपको गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। सबसे पहले शून्य सिद्धांत एवं दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो आर्यभट्ट ने ही किया था, और आर्यभट्ट ने 3 ग्रंथों की रचना की, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम की रचना की थी। ये बिहार के तरगना के रहने वाले थे और इन्हीं के नाम पर भारत ने अपना पहला उपग्रह का प्रक्षेपित किया 19 अप्रैल 1975 को, जो आर्यभट्ट कहा जाता है ना। उसके बाद आपको 34 नंबर है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे, तो सिनकोना की छाल से, है ना। सिनकोना की छाल से ही मलेरिया की दवा जो बनाया जाता है वो कुनैन बनाया जाता है ना। मलेरिया परिजीवी का जो खोज किया था वो रोनाल्ड रॉस ने किया था, ये ध्यान देंगे, यानी 34 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर है कि गुप्त प्रशासन की इकाइयों का अवरोही क्रम कौन सा होगा, तो याद रखेंगे सबसे पहले देश होगा, फिर भुक्ति होगा, फिर विषय होगा और ग्राम होगा, यानी आंसर होगा जो आपका 35 का ए नंबर। उसके बाद है आपका 36 नंबर, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखें उसका वेग भी बढ़ जाता है, यानी 36 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 37 नंबर, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। याद रखेंगे, कह रहे क्वेश्चन सीधे सीधे कि कौन ऐसा प्राणी है जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। किसी भी प्राणी के ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो रेड होगा, ये होगा आपका केचुआ। इस केचुआ में आपको हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, यानी 37 का डी नंबर आंसर होगा। 38 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट में, है ना। लिम्फोसाइट में आपको एंटीबॉडी निर्मित होती है, यानी 38 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 39 नंबर, स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, एमाइलेज कहलाता है, यानी 39 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 40 नंबर, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो याद रखेंगे फंक ने जो आविष्कार किया था वह विटामिन का किया था, है ना। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपको बी समूह और आपको ए बी ए डी ई के, है ना। तो विटामिन बी समूह जल में घुलनशील होते हैं और ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। विटामिन का खोज किया था फंक ने, ये ध्यान देंगे। और विटामिन ए एवं बी याद रखेंगे, विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था वह मैकलर ने किया था। विटामिन सी का खोज किया था आपको यूजोक्ट होलकट ने किया था, और विटामिन डी का खोज किया था हॉपकिंस ने, ये ध्यान देना होगा। प्रोटीन का जो खोज किया था वह जे मुल्डर ने किया था, जे मुल्डर ने इसका खोज किया था, ये ध्यान देंगे, यानी 40 का ए नंबर आंसर होगा। 41 नंबर है, मिलाना है कि किस विटामिन के कमी से रोग होता है, रतौंधी, यह विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। रिकेट्स आपको विटामिन डी के कमी से होता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद आपको स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड, स्कर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है,
उसके बाद आपको बेरी बेरी विटामिन B1, ये आपका थायमिन है, थायमिन है ना। तो इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी याद हो गया। और उसके मैच की अगर बात करें तो याद रखेंगे 4, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 41 का सी नंबर। उसके बाद है 42 नंबर, कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखेंगे इनमें कौन सा कथन सही नहीं की बात कर रहा है। तो कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, सही बात है। दूसरा, इनके सोने के सिक्के वजन और आकार में रोम के सिक्के के जैसे थे, ये भी सही है। कुजुल कन्फ्यूशस के समय में केवल सोने के सिक्के प्रचलित थे, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा 42 का सी नंबर, है ना। उसके बाद 43 नंबर है कि आलू में ब्लैक हर्ट का कारण क्या होता है। तो याद रखेंगे ब्लैक हर्ट और बिल्ट रोग, आलू में 2 प्रकार के रोग होते हैं, ये आपका ब्लैक हर्ट रोग होता है और दूसरा आपका बिल्ट रोग होता है, बिल्ट रोग। उसके बाद आपको लेट ब्राइट रोग होता है और उसके बाद अर्ली ब्राइट। तो आलू में 4 प्रकार के रोग होते हैं, ब्लैक हर्ट रोग, बिल्ट हर्ट रोग, लेट ब्राइट और अर्ली ब्राइट रोग होते हैं। और याद रखेंगे ब्लैक हर्ट जो रोग होता है वो आपको ऑक्सीजन की कमी से होता है। अब आलू के संदर्भ में समझें तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वह सोलेनम ट्यूबरोसम है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। भारत में आलू की उत्पत्ति नहीं हुई है, विश्व में सबसे पहले आलू की जो उत्पत्ति हुई वह पेरू में हुई थी और भारत में पुर्तगालियों ने आलू लेकर आया था। यानी प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले आलू की खेती किसने प्रारंभ की, तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। किसके समय प्रारंभ की, तो अकबर के समय में प्रारंभ की थी। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको लीमा में स्थित है ना, अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान लीमा में और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। मार्केट में हम लोग जो आलू खरीदने जाते हैं तो देखिएगा कभी कभी आलू में हरापन मिलता है। आलू में हरापन का जो मुख्य कारण है वह सोलेनिन के कारण, आलू के हरापन का जो मुख्य कारण है वह सोलेनिन के कारण। और विश्व के संदर्भ में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन करने वाला जो देश है वह चीन है और भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। तो इस कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदार माना जाता है। और याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो खोज किया था वह वैन हेलमांट ने किया था, है ना, वैन हेलमांट ने इस गैस का खोज किया था, यानी 44 का ए नंबर होगा। 45 है रेशम मार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध परथियाई थे, गलत है। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया था, ये सही है, यानी 45 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 46 नंबर कि प्रयाग स्तंभ लेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह केवल अशोक और अकबर के कालखंड को दर्शाता है, गलत। यह मूल रूप से सारनाथ में स्थित है, गलत। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, गलत। इस पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर तीनों के लेख अंकित है, ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 46 का डी नंबर। याद रखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद में स्थित है, इससे समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी मिलती है और प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था हरिसेन ने, ये ध्यान देंगे। तो 46 का डी नंबर होगा। 47 से अचनाकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, यानी 47 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर सातवाहन कालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, गलत। उन्होंने केवल तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, गलत। उनके सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग मिलता है, यह भी गलत है। उन्होंने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए जो रोम से मंगाया गया था, ये आपका सही है, यानी 48 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 49 नंबर सातवाहन काल में आहार क्या था। तो याद रखेंगे प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया गया विभागीय विभाजन था, यानी आपका आंसर हो जाएगा 49 का बी नंबर, है ना। उसके बाद 50 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत क्या है। तो सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो आपको अरावली पर्वत है, याद रखेंगे
यह विश्व का सबसे प्राचीन एवं मुर्दार पर्वत है ना, और ये भारत में स्थित है, ये ध्यान देंगे। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर इसके सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आइए थोड़ा सा भारत के प्रमुख पर्वतों के ऊंची पर्वत चोटी को देख लेते हैं। पहला नंबर ध्यान देंगे, पहला नंबर है आपको काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ध्यान देंगे K2 है, यानी आपको K2 कह सकते हैं, गाडविन ऑस्टिन भी इसको कह सकते हैं, दूसरा नाम है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है। दूसरा नंबर बृहद हिमालय है ना, ध्यान देंगे, हालांकि बृहद हिमालय भारत में नहीं है, लेकिन अब यहाँ लिख दिया हूं तो ये जान लीजिएगा। बृहद हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट आपका माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान देंगे। माउंट एवरेस्ट है। तीसरा नंबर आपको आ जाएगा भारत में हिमालय का, भारत में बृहद हिमालय का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कंचन आपको जंगा है, ये ध्यान देंगे। चौथा नंबर में याद रखेंगे पूर्वी हिमालय का, तो पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सारामती, क्षमा चाहते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 5 नंबर में अरावली, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद 6 नंबर में आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़। उसके बाद 7 नंबर में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सद्भावना, सद्भावना। उसके बाद आपको 8 नंबर में उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपको कलसुबाई, कलसुबाई है। उसके बाद पश्चिमी घाट 9 नंबर, पश्चिमी घाट कहेंगे या दक्षिण भारत कहेंगे है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी है। उसके बाद 10 नंबर में उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर में नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोदा बेटा, दोडा बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह जिंदगाड़ा है ना, जिंदगाड़ा है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से भारत में स्थित जो पर्वत चोटियां हैं, जो पर्वत है, उनके पर्वत चोटियों का आसानी से याद किया जा सकता है। फिर समझेंगे, मैंने बताया ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, बृहद हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में बृहद हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, पूर्वी हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बारवा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सद्भावना, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई, पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुद्रेमुख, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिंदगाड़ा। और एक पल्लनी हिल्स आता है, पल्लनी हिल्स की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी होता है वह बम्बार्डी 16 होता है, ठीक ना। तो इस तरह से इन सभी चोटियों को आसानी से याद कर सकते हैं। 51 है मौर्य प्रशासन में उपदा परीक्षण का संबंध किससे है, तो याद रखेगा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति पूर्व चरित्र को जांच से संबंधित आपको उपदा परीक्षण कहा जाता है। यानी 51 का बी नंबर होगा।
52 है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान है, याद रखेंगे। यानी सबसे अधिक यहाँ पे मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है, यानी 52 का डी नंबर होगा। 53 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के तट पे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के तट पे, टिहरी बांध भागीरथी नदी के तट पे, गांधी सागर याद रखेंगे ये आपको है चंबल नदी पे, है ना, चंबल नदी पर ये स्थित है, इसलिए गलत है, यानी आंसर हो जाएगा 53 का डी। अब याद रखेंगे चंबल नदी पर 3 सागर के निर्माण किए गए हैं, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर और राणा सागर ये दोनों राजस्थान में स्थित है, यानी 53 का डी नंबर होगा। 54 है, सुमेलित करना है। थारू, थारू आपको जनजाति उत्तराखंड में स्थित है, भील राजस्थान में स्थित है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है और मुंडा आपको झारखंड में स्थित है, यानी आंसर होगा 4-1 आंसर होगा 4-1-2-3, है ना, 4-1-2-3, यानी आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी नंबर। उसके बाद है 55 नंबर, भारत के कुल क्षेत्रफल पर सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है, यानी 55 का ए नंबर हो जाएगा। 56 है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। प्रति वर्ष 23 जनवरी को, प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। 56 का बी नंबर होगा। 57 है, अभी तक मुद्रा का कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं मुद्रा का विमुद्रीकरण और अवमूल्यन में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान मुद्रा को समाप्त करके वहाँ नया मुद्रा को जारी किया जाए, उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। और अवमूल्यन में क्या होता है कि वर्तमान मुद्रा के मूल्य को घटा दिया जाए, उसे अवमूल्यन कहा जाता है। तो दोनों याद रखेंगे। पहला नंबर विमुद्रीकरण, प्रश्न आए कि भारत में मुद्रा का कितने बार विमुद्रीकरण किए गए हैं? तो याद रखेंगे 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किए गए हैं। पहला विमुद्रीकरण किया गया 1946 में, दूसरा विमुद्रीकरण किया गया 1978 में और तीसरा विमुद्रीकरण किया गया था 2016 में। 2016 हम लोग के रीजन में विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि में हुआ था, जिसे वर्तमान में 500 और 1000 के रुपए को बंद करके उसके जगह 200, 1000 और 2000 के नोट, सर क्षमा चाहते हैं, 200, 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। अब बात करते हैं अवमूल्यन का। तो याद रखेंगे अवमूल्यन भी, मुद्रा का अवमूल्यन भी भारत में 3 बार किया गया है। पहला नंबर 1949 में, दूसरा नंबर 1966 में और तीसरा नंबर 1991 में। यहाँ एक और पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं थोड़ा भारत के इतिहास में। दिल्ली सल्तनत में अगर आपके सामने प्रश्न आए कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उसने क्या किया था कि वर्तमान मुद्रा यानी चांदी के टंके को समाप्त करके उसके जगह तांबे का जीतल का प्रयोग कराया था। और यह जो प्रेरणा लिया था वह ईरानी शासक एवं चीनी शासक से लिया था, है ना। तो चांदी के सिक्कों को हटा करके यानी बंद करके तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो एक तरह से वो भी विमुद्रीकरण हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के इतिहास में सबसे पहले मुद्रा का विमुद्रीकरण करने वाला शासक कौन है, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ एक पॉइंट और याद रखेंगे, चीन के शासक ने जो उसमें वहां तांबे के सिक्के चल रहे थे, उस तांबे के सिक्कों के बंद करके कागज का मुद्रा को जारी किया और उसी से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने यहाँ चांदी के सिक्के को बंद करके तांबे के सिक्के को जारी किया। अब प्रश्न ये आता है कि विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन है? तो याद रखेंगे विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन, और समय पूछेगा तो 14वीं सदी में, ये ध्यान देंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 बार, यानी 57 का सी नंबर होगा। 58 है, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया था? तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई के समय में, मोरारजी देसाई के समय में लागू किया गया था। याद रखेंगे मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर प्रधानमंत्री थे, है ना।
5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इन्होंने 2 वर्षीय रोलिंग प्लान लागू किया था 1978 से लेकर के 1980 तक। इस रोलिंग प्लान को अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है और इस रोलिंग प्लान की अवधारणा को जो लागू किया था योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी लकड़ावाला ने लागू किया था। टी लकड़ावाला ने लागू किया था, ध्यान देंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ जाए कि रोलिंग प्लान की अवधारणा को किसने तैयार किया था, तो गुरनाल मेंडल ने इसको तैयार किया था। फिर आता है कि रोलिंग प्लान की अवधारणा को इन्होंने किस पुस्तक में लिखा था, तो एशियन ड्रामा में लिखा था। फिर क्वेश्चन आ जाए कि रोलिंग प्लान किस पे आधारित थी, तो गांधीवादी योजना पर ये आधारित थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके 1978 से 80 के दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी के समय में रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, ये ध्यान देंगे। राजीव गांधी की बात करें तो इनका जो शासनकाल है आपको 1984 से लेकर के 1989 का है और इन्हीं के समय में ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे प्रथम वीटो का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इंदिरा गांधी का शासनकाल 2 शासनकाल होता है, 1966 से 1977 का होता है और दूसरा 1980 से 1984 का होता है। मोरारजी देसाई का जो शासनकाल होता है वो 1978 से ध्यान देंगे 1978 से 1980 का शासनकाल होता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो शासनकाल होता है वह 1904 से लेकर के आपको 2004 क्षमा चाहते हैं 2004 से लेकर के आपका 2014 तक होता है। 2014 तक इनका शासनकाल होता है, ये आपका ध्यान देना होगा, है ना। 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में याद रखेंगे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सिग्नेचर भारतीय नोटों पर है। कंप्लीट ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। उसके बाद है 59 नंबर, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखेंगे दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वह औरंगजेब ने कराया था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिल्ली के लाल किला, यहाँ है लाल किला और ये लाल किला स्थित है दिल्ली। अब ध्यान देंगे इसमें 4 भवन बनाए गए थे। पहला नंबर बनाया गया था दीवाने आम, दीवाने आम, उसके बाद दीवाने खास, दीवाने खास। याद रखेंगे इन दोनों का निर्माण किया था शाहजहां ने, यानी याद रखेंगे दिल्ली के लाल किला का निर्माण, दीवाने आम का निर्माण और दीवाने खास का निर्माण किया था शाहजहां ने। तीसरा है आपका हीरा महल, हीरा महल का जो निर्माण किया था वह बहादुर शाह प्रथम ने किया था, बहादुर शाह प्रथम ने इसका निर्माण किया था इसी दिल्ली के लाल किले में। और चौथा नंबर आपको मोती मस्जिद, तो ध्यान देंगे इसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था वो आपका औरंगजेब ने किया था। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी और एक चीज इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, औरंगजेब ने कराया था। तो दिल्ली के लाल किला दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था और उसी में दीवाने आम एवं दीवाने खास का भी निर्माण शाहजहां ने कराया था। और दिल्ली के लाल किले में स्थित है हीरा महल जिसका निर्माण बहादुर शाह प्रथम ने कराया था और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। फिर हम इसमें कुछ आगे बताते हैं, वो ध्यान देंगे। इसमें है आपका एक तो दिल्ली का लाल किला हो गया, अब दूसरा जो लाल किला है वो आपको आगरा का है। दूसरा लाल किला आपका ध्यान देंगे आगरा का है, आगरा। और आगरा के जो लाल किले का निर्माण कराया था वो अकबर ने कराया था, ये ध्यान देंगे। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और इसमें भी याद रखेंगे 4 महल बनाया गया था। पहला था दीवाने आम, दीवाने आम, दूसरा नंबर दीवाने खास, तीसरा नंबर जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और चौथा नंबर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद, इन तीनों का निर्माण कराया था शाहजहां ने, है ना, शाहजहां ने। ये ध्यान देंगे मोती मस्जिद का भी निर्माण किया था शाहजहां ने, है ना।
लेकिन जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो जहां आरा ने कराया था, जहां आरा ने कराया था, जिसे मस्जिद जहांनामा के नाम से जाना जाता है। तो फिर यहाँ याद रखेंगे, दिल्ली के लाल किले में स्थित मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ये याद रखेंगे, हमेशा कंफ्यूजिंग मैटर होता है। उसके बाद है 60 नंबर कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखेंगे, स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है ना, लाल सागर से जोड़ता है। अगर प्रश्न आ जाए कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखेंगे 17 नवंबर 1869 को निर्माण हुआ था। स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वह 17 नवंबर 1869 को निर्माण हुआ था। निर्माण करने वाला जो इंजीनियर है फर्डिनेंड लेसेप्स ने किया था, फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्डिनेंड लेसेप्स ने इसका निर्माण किया था। इसकी टोटल लंबाई थी 193 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई थी 193 किलोमीटर। और याद रखेंगे, आपको स्थित है मिस्र में। कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। और 5 नंबर याद रखेंगे, मिस्र के राजा ने इसे 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी सभी देशों के लिए खोल दिया गया। तो इतने याद रखेंगे। यहाँ ये भी याद रखेंगे, स्वेज नहर चर्चा में रहा 1921 में। 1921 में चर्चा में रहने का मुख्य कारण था, एक बहुत बड़ा जलपोत था जिसका नाम था ग्रीन आपको एक जलपोत था जो जा करके स्वेज नहर में ही फंस गया था। ठीक ना? तो ये भी याद रखेंगे, यानी आंसर आपका 60 का बी नंबर होगा। 61 है, कोसपार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखेंगे, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम है, यानी 61 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 62 नंबर, गला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गला झील आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 63 नंबर में है कि किस देश ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल कर लिया है? ये है आपका भारत, है ना, भारत है, याद रखेंगे। उसके बाद 64 नंबर में है कि अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल काट ली है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। यानी अंतरिक्ष में सबसे पहले फसल उगाया है चावल के रूप में चीन ने, यानी 64 का सी नंबर आंसर होगा। 65 है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन लेने वाला या बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो जोस बटलर है, यानी 65 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 66 नंबर, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाले वन्य जीव सफारी बना है कौन? तो ये है आपका लद्दाख, है ना, यानी 66 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 67 नंबर, काकोरी ट्रेन एक्शन की 161वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ये जो काकोरी कांड हुआ था, लखनऊ से सहारनपुर डाउन ट्रेन थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन में भरे आपको माल यानी हथियारों को लूटा था। अभी जो काकोरी कांड में शामिल जो लोग थे, इसमें पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, 2 नंबर में रोशन सिंह, 3 नंबर राजेंद्र लाहेरी। उसके बाद 4 नंबर में अशफाक उल्ला खां, और चौथा 5वां नंबर थे ममंथनाथ गुप्ता। ये ध्यान देंगे, ये 5 लोग थे जो काकोरी कांड को अंजाम दिया था। अब यहाँ ध्यान देंगे, अशफाक उल्ला खां को जो फांसी दिया गया था वह फैजाबाद जेल में दिया था, फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दिया गया। राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था, और राम प्रसाद बिस्मिल को नैनी जेल में फांसी दिया गया था।
नैनी जेल में फांसी दिया गया था, याद रखेंगे। यहाँ ये भी याद रखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी को समय से 2 दिन पहले फांसी दी गई थी, है ना। इसके अलावा इन सभी क्रांतिकारियों में याद रखेंगे ममंत नाथ गुप्ता को फांसी नहीं दिया गया था। कंप्लीट ना। तो ये सभी क्रांतिकारियों को याद रखेंगे, कहाँ का उन्हें फांसी दी गई थी, यानी 67 का सी नंबर आंसर होगा। उसके 68 है, भारत के पहला टॉप गन पायलट बनी है भावना कंठ, ये याद रखेंगे, भावना कंठ बनी है, यानी 68 का सी नंबर होगा। 69 है आपका कि किस देश को 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मसाल सौंपी गई है, यानी भारत, यानी 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम होगा, है ना। 69 का भी है। उसके बाद 70 नंबर है, हाल ही में रोसानिया इंटरनेशनल लिविंगस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपको 4 पदक जीते हैं। तो ये था आपको महासंग्राम टेस्ट 4 का पूरा डिस्कशन। जो आज टेस्ट हुआ है उसी टेस्ट का ये पूरा डिस्कशन है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं इसको आसानी से एक एक क्वेश्चन को आप डिस्कशन कर लेंगे, आपके टोटल डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में आपके एग्जाम आपके हाथों में होगा, आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जितना भी महासंग्राम टेस्ट होता रहेगा संडे को, ये मैं कराते चलूँगा। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, याद रखेंगे पढ़ाई से कहीं ज़्यादा जरूरी है आपका सेट प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना से जितना हो सके आप लोग टेस्ट देने का प्रयास कीजिए, जितना टेस्ट दीजिएगा उतना बेस्ट होइएगा, ये सफलता का एक मूल मंत्र है। ठीक है, तो रहने देते इतना है, फिर नेक्स्ट महासंग्राम टेस्ट डिस्कशन को लेकर आएंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक।